नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हां पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का शुक्रवार को निधन हो गया। इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में 89 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस लिया। अचानक तबियत खराब होने की वजह से ओपी चौटाला को शुक्रवार सुबह 11 बजे इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। हालांकि कुछ ही देर बाद उनका निधन हो गया। बता दें कि वह काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित कई नेताओं ने चौटाला के निधन पर शोक व्यक्त किया है। चौटाला के निधन पर शोक जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। प्रदेश की राजनीति में वह वर्षों तक सक्रिय रहे और चौधरी देवीलाल जी के कार्य को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। वहीं सीएम सैनी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि इनेलो सुप्रीमो एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन अत्यंत दुखद है। उन्होंने प्रदेश और समाज की जीवन पर्यटन सेवा की है और देश और हरियाणा प्रदेश की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। तो बता दें आपको कि ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और उसके बाद उनका निधन हो गया। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था। अचानक तबियत खराब होते ही उनको इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां पर कुछ देर बाद ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। सीएम सैनी समेत तमाम दिग्गजों ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक्स हैंडल पर शोक संदेश लिखा है। प्रदेश के लोगों ने इनके प्रति बहुत उम्मीद कायम की है और मैं उम्मीद रखता हूं कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि समूचे भारत के युवाओं को इनके इस मुख्यमंत्री के रूप में जो इन्होंने पद ग्रहण किया है उससे युवाओं के मन में एक बड़ा हौसला बढ़ेगा और नई पीढ़ी जिसने देश का निर्माण करना है उनके लिए पुराने जो लोग हैं, मुलायम सिंह टाइप के हमारे जैसे लोग हैं, वो तो हम इनके रास्तों में कुशासन की तरफ से जो कांटे बखेरे गए, हम उन अपनी पलकों से उन कांटों को चुन करके युवाओं के लिए रास्ता हमवार करना चाहते हैं ताकि भारतवर्ष प्रगति के पथ पर बढ़े। गुरुग्राम के कादीपुर इलाके में आज आग का तांडव देखने को मिला। सुबह करीब 4 बजे यहां स्थित एक प्लास्टिक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पूरे कबाड़ को आग ने अपनी आगोश में ले लिया और जिस पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की मौके पर करीब 2 दर्जन गाड़ियां पहुंची, लेकिन आग जिस तरह से फैल रही थी उसके आसपास की फैक्ट्रियों में भी आग लगने की पूरी संभावना थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मौके पर करीब 100 फायर विभाग की गाड़ियां को लाया गया और जिसके बाद आग को कंट्रोल किया गया। लेकिन आग के इस तांडव ने लगभग प्लास्टिक कबाड़ का ये गोदाम तो पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। वहीं कबाड़ के इस गोदाम से सटी 2 फैक्ट्रियों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें एक पिचकारी और होली का सामान रखने वाला गोदाम तो दूसरी टेंट हाउस फैक्ट्री थी। इस आग से दोनों फैक्ट्रियों को भी लाखों रुपए का सामान जलने से भारी नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि लोग इस गोदाम में मौजूद थे और उन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया, जिससे कि किसी की हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। और अब खबर बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित संकल्प से ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत 5,671 ग्राम पंचायतों में 659 खेल मैदान के निर्माण कार्य का रिमोट से शुभारंभ किया है। बता दें आपको कि ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मनरेगा योजना के तहत राज्य के सभी 38 जिलों के 533 प्रखंडों के 5,671 ग्राम पंचायतों के में प्रथम चरण में 6,600
59 खेल मैदानों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें कुल 63,827.35 लाख रुपए की राशि शामिल है। कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुतिकरण के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। दरअसल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने के लिए एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को खेल कूद के अवसर प्रदान करने के साथ साथ खेल की आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायतों में खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। खेल मैदान के विकास के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और उत्साहवर्धन भी होगा। खेल मैदान विकसित होने से युवाओं के बीच खेल प्रतियोगिताओं और प्रतिस्पर्धाओं के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। खेल मैदान के विकास के क्रम में ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। बिहार के कैमूर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीती रात भभुआ थाना क्षेत्र के अखिलासपुर गांव में एक पिता द्वारा अपने नाबालिग पुत्र की क्रूरता पूर्वक चाकू से गूद कर हत्या कर दी गई। शराब के नशे में धुत पिता अपने बेटे की हत्या कर फरार हो गया। बताया भी जाता है कि रात में हत्यारा पिता और उसकी पत्नी के बीच में जमकर नोकझोंक हुई और बड़ा पुत्र जब बीच बचाव करने पहुंचा तो शराब के नशे में धुत पिता ने अपने 18 वर्षीय बड़े पुत्र और पत्नी की हत्या करने की कोशिश की, लेकिन दोनों रात में ही घर छोड़कर फरार हो गए। फिर पिता द्वारा 14 वर्षीय नाबालिग पुत्र की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी होने पर पुत्र और मां घर पहुंचे। वहीं भभुआ थाना क्षेत्र अध्यक्ष मुकेश कुमार, SDOO शिवशंकर प्रसाद और SP ललित मोहन शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी ली। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में संविधान पर हो रही चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान के बाद देश भर में राजनीति गर्मा गई है। गुरुवार को रांची में सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक के 2 महत्वपूर्ण दल कांग्रेस एवं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकाला और एल्बर्ट एक्का चौक पर गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए अमित शाह को युवा राजद प्रदेश अध्यक्ष ने अनुसूचित जाति और समाज के अन्य वंचित वर्गों के खिलाफ उस बयान को बताया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह के बयान से देश भर का वंचित और पिछड़ा समाज गुस्से में है। अपने बयान के लिए अमित शाह माफी मांगी और गृह मंत्री के पद से वह तत्काल इस्तीफा दें। बता दें आपको कि झारखंड कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय से अमित शाह के पुतले के साथ अल्बर्ट एक्का चौक तक मार्च निकाला, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश भी शामिल हुए हैं और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के द्वारा प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में शामिल हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला फूंका और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि संविधान निर्माता और करोड़ों देशवासियों के आदर्श बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भाजपा और उनके नेता लगातार अपमानित करने का काम करते रहे और अब संसद के अंदर जिस तरह का बयान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिया है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस इस मामले को प्रखंड और पंचायत तक ले जाएगी ताकि भाजपा और उसके नेताओं का दलित विरोधी चेहरा जनता देख सके और संसद के अंदर राहुल गांधी द्वारा धक्का मुक्की का जो आरोप भाजपा के नेता लगा रहे हैं वह गलत है। राहुल गांधी पर संसद भवन के बाहर भाजपा के 2 सांसदों पर धक्का देकर घायल करने के आरोप के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रांची यूनिवर्सिटी के पास राहुल गांधी का पुतला फूंककर विरोध जताया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के रांची महानगर अध्यक्ष रोमित नारायण सिंह के नेतृत्व में पुतला दहन करने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान राहुल गांधी पर लोकसभा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी को घायल करने का आरोप लगाते हुए जमकर
का विरोध किया। इस दौरान रांची यूनिवर्सिटी के पास बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने हाथों में कटआउट्स लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए राहुल गांधी का पुतला जलाया है। बीजेपी महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने कहा है कि राहुल गांधी ने आज लोकतंत्र की हत्या की है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस सदन में घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है, लेकिन लोग सब जानते हैं। देवघर जिले में इन दिनों साइबर क्राइम के अपराध भारी संख्या में देखने को मिल रहे हैं। देवघर के एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने कहा है कि सबसे ज्यादा साइबर अपराध देवघर जिले में देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इस अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए जिले के अधिकारियों को खासा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। साइबर थाना क्षेत्र से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि पिछले एक साल में करीब 700 कांड दर्ज किए गए हैं। वहीं पूरे मामले में साइबर अपराध से जुड़े कांड को लेकर साइबर पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए मामलों पर विशेष नजर रखें। और देवघर के साइबर थाने से मिली जानकारी के अनुसार करीब पिछले एक साल में करीब 1700 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। देवघर के पुलिस प्रवक्ता सह डीएसपी लक्ष्मण प्रसाद ने जानकारी देते हुए कहा है कि पूरे जिले में करीब 208 ऐसे सिम कार्ड जब्त किए गए हैं जो वर्तमान में साइबर अपराध के संदिग्ध घेरे में हैं। वहीं इसके अलावा कई ऐसे साइबर अपराधियों को संदिग्ध घेरे में रखा गया है जो कहीं न कहीं साइबर से जुड़े हुए मामले में संलिप्त पाए जा रहे हैं। इसके अलावा पिछले महीने कई ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जो कि साइबर क्राइम से जुड़े हुए मामले में सीधे संलिप्त है। फिलहाल आपको बता दें कि देवघर के सारवा और सोना ठाड़ी प्रखंड के सबसे ज्यादा ठगी के मामले देखने को यहाँ पर मिलते हैं। प्रत्येक दिन 3 से 4 केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जो सीधे साइबर ठगी से जुड़े हुए होते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं और अब खबर महाराष्ट्र से। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने नागपुर अधिवेशन में राज्य सरकार से नशा मुक्त मुंबई मानखुर्द बनाने की मांग विधानसभा में की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नशे को राजनीतिक मुद्दा बनाकर चुनाव में मानखुर्द शिवाजी नगर को बदनाम किया गया है। वहीं उन्होंने हेट स्पीच और हेट क्राइम के खिलाफ यूएपीए जैसा सख्त कानून बनाने की मांग की है। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे संवाददाता ने सपा विधायक अबू आजमी से खास बातचीत की। विधायक हैं अबू आजमी जी, जानते हैं उनसे किन किन मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा किया गया है। सर, किन किन मुद्दों पर लेकर चर्चा की गई है? देखिए, हमने पहले तो बात किया था जो 9 दिसंबर को एक बस ने जो है कुर्ला में जो माइनॉरिटी का इलाका है वहाँ बस जो है अपना बैलेंस खो दिया उसने और उसने 8 लोगों को कुचल दिया और 45-46 लोग घायल हो गए, हाथ पैर टूट गए उनके। तो ये जो है जो बस की ट्रेनिंग ड्राइवर की हो रही है वो प्राइवेट कंपनी को दिया गया है और ये बीएसटी जो प्राइवेट कंपनी को दी जा रही है बस वो प्राइवेट कंपनी लगा रही है। एक लापरवाही है और इतने लोग मर गए। उसके बाद मानखुर्द शिवाजी नगर में हमारे यहाँ इंडियन ऑयल के सामने एक मोटरसाइकिल सवार को पूरा बस ने कुचल दिया। मालूम हुआ कि ये भी नया ट्रेनिंग से आया, ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो रही है, अच्छे ट्रेन ड्राइवर नहीं है, उनको गाड़ियाँ दे दी जा रही हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया पर दिखाया गया कि बस रोक के शराब खरीदी जा रही है, बस की सीट के नीचे शराब की बोतल है। इन चीज़ों पे कहीं नहीं रोक लगना चाहिए। जो जिस कंपनी को ट्रेनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था या जो भी प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है इन सब को पेनलाइज करना चाहिए। इन पे हत्या का केस दर्ज होना चाहिए और जो लोग मरे हैं उनको सबको कंपनसेशन मिलना चाहिए। अगर महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करना चाहती है, 60 से 70% लॉ ऑर्डर अगर सही करना चाहती है तो किसी धर्म के खिलाफ, किसी महापुरुष के खिलाफ, किसी धर्म ग्रंथ के खिलाफ किसी को बोलने की इजाज़त नहीं होना चाहिए और बोला तो बहुत सख्त सज़ा होना चाहिए। जी, जिस तरह से नए कानून की मांग की गई है जिसको देखते हुए महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर सुधर सकता है। सुनील सोनी, एपीएन न्यूज़, नागपुर। वहीं मुंबई में जहाज दुर्घटना में नेवी कर्मचारी मंगेश केलशीकर की मौत हो गई है। बदलापुर में मंगेश केलशीकर के घर मातम छाया हुआ है। बुधवार को महाराष्ट्र के मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जाते समय एक बोट नेवी के जहाज से टकरा गई जिसमें नेवी कर्मचारी मंगेश केलशीकर समेत 13 लोगों की जान चली गई है। ये दुखद खबर सुनते ही बड़ी संख्या में मंगेश के रिश्तेदार, पड़ोसी और मित्र बदलापुर स्थित एक उनके आवास पर इकट्ठा
हो गए। बता दें आपको कि मंगेश के परिवार में मां, भाई, पत्नी और एक 5 साल का बेटा है, जबकि इस वक्त मंगेश की पत्नी गर्भवती है। मंगेश अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था और उस पर घर की सारी जिम्मेदारी थी। उसके अचानक चले जाने से परिवार को बड़ा सदमा लगा है। मंगेश के परिजन मांग कर रहे हैं कि राज्य और केंद्र सरकार उनके परिवार की आर्थिक मदद करें। ठाणे जिले के डोंबिवली में बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। कोल सेवाड़ी पुलिस थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले बांग्लादेशी दंपति की गिरफ्तारी के बाद अब डोंबिवली की मानपाड़ा पुलिस ने फिर से कार्रवाई करते हुए 6 और बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक महिला भी शामिल है। बता दें आपको कि पुलिस के अनुसार ये सभी बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे थे और पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोग लगभग 15 दिन पहले बांग्लादेश से आए थे और इनमें से कुछ कपड़ा कंपनी में काम भी कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें वहीं से गिरफ्तार किया है। मानपाड़ा पुलिस की कार्रवाई में पकड़े गए लोगों में 5 पुरुष और 1 महिला शामिल है। पुलिस ने इन्हें तत्काल हिरासत में लेकर बांग्लादेश वापस भेजने की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है। देश की राजधानी भोपाल के मिडूरी के जंगल में आयकर विभाग को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने एक कार बरामद की है जिसमें 52 किलो सोना बरामद किया गया है। इसकी कीमत करीब 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। टीम को 10 करोड़ रुपए नकद भी मिले हैं। बड़ी बात यह है कि जिस कार से बरामद हुआ है उस कार में आरटीओ लिखा है और पुलिस का लोगो लगा हुआ है। कार किसी चेतन नाम के व्यक्ति की बताई जा रही है। अधिकारियों को इस बात का अंदेशा है कि जिस रियल एस्टेट कारोबारी पर छापा पड़ा है या छापा मारा गया है, सोने के तार उनसे भी जुड़े होने की संभावना है। हो सकता है कि सोने को कार में लादकर प्रदेश से बाहर ले जाने की तैयारी होगी और बिल्डर्स के खिलाफ पिछले 3 दिन से चल रही कार्रवाई के दौरान इनकम टैक्स की टीम सुराग तलाश रही थी, जिसे अब सुराग मिला है और फिलहाल पुलिस पड़ताल में लगी हुई है कि किसका सोना और किसका ये पैसा है। साथ ही वहीं आशंका जताई ये भी जा रही है कि परिवहन विभाग से ये मामला जुड़ा हो सकता है। आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के भोपाल में अरेरा कॉलोनी स्थित घर में छापा मारा गया था, जहां से 1 करोड़ 15 लाख रुपए कैश बरामद हुआ था और चांदी और सोने की जेवरात के साथ ही प्रॉपर्टीज के दस्तावेज भी मिले थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर हाईवे सेवा का स्वामी विवेकानंद विमानतल का शुभारंभ किया है। विमान टेक ऑफ को वाटर सैल्यूट दिया गया है। बता दें आपको, प्रारंभ हुई विमान सेवा के पहले यात्री के रूप में सांसद चिंतामणि महाराज सपत्नीक सवार हुए और जिनको मुख्यमंत्री साय ने बोर्डिंग पास दी है। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा है कि आज छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर विमान सेवा का शुभारंभ हमारे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के विस्तार का प्रतीक है और इस सेवा का आरंभिक किराया मात्र 999 रुपए है, जो कि ये सुनिश्चित करता है कि आम जनता की हवाई सेवा का लाभ उठा सके, ये कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जो परिवर्तन आया है उसका ये एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की सवारी करेगा और आज वह सपना साकार हो रहा है। सरगुजा और बस्तर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों की एयर कनेक्टिविटी से न केवल नागरिकों को सुविधाएं मिलेगी बल्कि इन क्षेत्रों में टूरिज्म और आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। राज्य सरकार ने 80 करोड़ की लागत से अंबिकापुर के एयरपोर्ट का विकास किया है और मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर को 3C VFR श्रेणी का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। एयरपोर्ट 72 सीटर ATR 72 विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त है और मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि अंबिकापुर को वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली और कोलकाता से जोड़ने की योजना पर भी काम लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के 30,000 परिवारों के हक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य शासन ने दिनांक 17 दिसंबर को अधिसूचना जारी कर प्रदेश के दाल, मिल, तिलहन
मिल और फ्लोर मिलों को प्रदेश के बाहर से प्रसंस्करण विनिर्माण के लिए लाए गए दलहन, तिलहन एवं गेहूं पर दिनांक 13 मार्च को 2024 से 31 मार्च 2026 तक मंडी शुल्क एवं कृषक कल्याण शुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान करती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के इस फैसले का अभिनंदन करते हुए आम जनों और उद्योग जगत के लोगों ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आत्मीय अभिनंदन कर उन्हें धन्यवाद प्रेषित किया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि वित्तीय चुनौती होने के बावजूद प्रदेश की आम जनता के हक में उनकी सरकार ने ये फैसला किया है। इस फैसले से प्रदेश के 30,000 परिवारों को संरक्षण होगा और आम जनता को भी कम कीमत पर ये रोजमर्रा की वस्तुएं मिलती रहेंगी। अगली खबर का रुख करते हैं। आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहब ने भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के अंदर कांग्रेस की अपराधपूर्ण गतिविधियों पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने बालोदा बाजार की आगजनी की घटना को कांग्रेस द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को हिंसा और अराजकता फैलाने के लिए प्रेरित करने का उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की विधायक उत्तरा जांगड़े ने सार्वजनिक रूप से इस घटना को कांग्रेस का शौर्य बताया है और अपने कार्यकर्ताओं से इसी प्रकार के प्रदर्शन करने की अपील की है, जो कि कांग्रेस की आपराधिक मानसिकता का स्पष्ट प्रमाण है। विधायक गुरु खुशवंत साहब ने कहा है कि कांग्रेस लगातार छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश कर रही है और सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में असामाजिक तत्वों को शामिल करके समाज को बदनाम करना कांग्रेस का षड्यंत्र है। इसके लिए कांग्रेस को समाज से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उस बयान की भी निंदा की जिसमें राजीव मितान क्लब के बंद होने के कारण युवाओं के खाली होने और प्रदेश में बढ़ते अपराधों का संबंध बताया गया। उन्होंने कहा कि ये बयान प्रदेश के युवाओं और समाज के प्रति कांग्रेस की गैर जिम्मेदाराना सोच को दर्शाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद भवन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के विरोध में शहर कांग्रेस ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस भवन गांधी मैदान से शव यात्रा निकाली गई और नगर निगम पहुंचकर अमित शाह का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और साथ ही उनके इस्तीफे की भी मांग की गई। कार्यक्रम में उपस्थित शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा है कि भाजपा और उनके नेता लगातार संविधान विरोधी कार्य करते आए हैं और आज अमित शाह द्वारा भारत रत्न एवं संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए इस प्रकार का बयान देना निंदनीय है। केंद्रीय गृह मंत्री को इसको लेकर माफी मांगनी चाहिए और अपना इस्तीफा भी दे देना चाहिए। जांजगीर चांपा जिले में एक और स्कूली शिक्षा और सुविधा को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, घोषणा की जाती है, लेकिन बमनी डी विकास खंड अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय देवरी में एक ऐसा स्कूल है जहां पर आज भी बच्चे जर्जर भवन के नीचे पढ़ने को मजबूर है। स्थिति ऐसी है कि भवन के सभी कमरों में बड़ी बड़ी दरारें तक पड़ी हुई है। रेडिको खेतान की ओर से समाज सेवा का एक और बेहतरीन उदाहरण पेश करते हुए रामपुर में निःशुल्क डिस्पेंसरी की व्यवस्था की गई है। निर्धन और असहाय लोगों का इलाज किया गया। दरअसल रामपुर की रेडिको खेतान लंबे समय से समाज सेवा के कार्यों से जुड़ी है। अब चाहे बालिकाओं को अपने स्तर से शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना हो या फिर खेल के मैदान में हिस्सा लेने वाली लड़कियों को उनकी जरूरत के हिसाब से वस्तुओं को उपलब्ध कराना हो, इसी क्रम में रेडिको खेतान स्वास्थ्य सेवाओं के कार्य में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए रामपुर स्थित पनवाड़िया पर निर्धन और असहाय लोगों के लिए निःशुल्क डिस्पेंसरी शुरू की गई। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।